नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल को होने वाले खैरागढ़ उपचुनाव के बारे में। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत किस तरफ जाने वाली है, ये 12 अप्रैल को होने वाले चुनाव से इसका अनुमान लग सकता है और इस पर लोग अटकलें भी लगा सकते हैं। खास बात यह है कि इस पर एक तरह से भूपेश बघेल सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, इसके भी संकेत मिल जाएंगे। कांग्रेस सरकार और गठबंधन दोनों ही चुनावी मोड पर। योजनाओं की जमीनी हालत की रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस संगठन राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने के लिए काम करेगी और बीजेपी संगठन भी छत्तीसगढ़ पर अपने आप को फोकस कर रहा है। अगले महीनों में संगठन और केंद्रीय नेताओं का दौरा भी होगा। 2023 में 15 साल में विकास कार्य बनाम कह सकते हैं कि राजनीति पर बात हुई थी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी दौरा करेंगी। बस्तर सरगुजा में बीजेपी का एक भी विधायक अभी नहीं है। बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन नई रणनीति पर काम कर रहा है और खैरागढ़ उपचुनाव के बहाने इसका अनुमान भी लग सकता है कि उसकी रणनीति कितनी बेहतर है या कहां उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में रहेंगे हमारे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। चर्चा शुरू करेंगे उसके पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को कहना क्या है, ये भी सुन लेते हैं। दो की पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता ट्रेनिंग किया है। माननीय भूपेश बघेल तरफ से मैं बधाई देता हूं। आने वाला चुनाव भूपेश बघेल के काम बताता है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में यशोदा वर्मा पक्का जीतेगा। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी। खैरागढ़ में मुद्दा रहेगा कि खैरागढ़ की जनता के साथ में पिछले 3 सालों में अगर देवराज सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी? कांग्रेस से नाराज होकर ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और वहां की जनता इसका बदला कांग्रेस से लेगी। कुल मिलाकर ये चुनावी रणनीति का एक तरह से परीक्षण है। बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और भूपेश बघेल अपने जनहितैषी कामों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी करते हैं। खासतौर से जो उनका गाय गोबर का मामला है, किसानों का मामला है, इस पर कांग्रेस सरकार का फोकस है और बीजेपी इन्हीं सब मुद्दों पर मीन मेख निकालकर कांग्रेस की आलोचना का रास्ता तय करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस चुनाव के बहाने बहुत सी चीजें सामने आने वाली है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार का 2023 के चुनाव को लेकर भाजपा पर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि अगले वर्ष दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो भाजपा की कोशिश ये कि ये जो पिछले चुनाव में सत्ता गंवाई थी छत्तीसगढ़ में, वहां सत्ता में वापसी करे। राजस्थान में भी उनकी यही रणनीति है। लेकिन भूपेश बघेल कांग्रेस की राजनीति में एक बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम बेहतर कर रहे हैं। वहां कांग्रेस का मानना है कि उनका काम अच्छा है, इसलिए हाईकमान ने उनको उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस पर हमने आपको बताया पहले भी कि तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में है हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और अनुराग अग्रवाल भाजपा के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, उपचुनाव है एक, क्या ये सच में इतना महत्वपूर्ण है कि इससे ये तय होगा कि अगले वर्ष के जो चुनाव होने वाले दिसंबर में 2023 में, उसका क्या रास्ता बताएगा, या ये सिर्फ एक छोटा सा चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है? इसको आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो इसको ये मानकर चल रही है, खासतौर से बीजेपी, कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव के लिए एक तरह से ये मैंडेट होगा, ये उपचुनाव।
आपकी राय? लिटमस जी, राघवेंद्र सिंह जी आप सही कर रहे हैं, लेकिन मैं जो मानता हूं कि कोई भी चुनाव जी, चाहे वो मारवाही का हो, चाहे वो खैरागढ़ का हो, चाहे वो बस्तर के चुनाव हो, कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनाव राजनीतिक पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होता है। जी। कोई जरूरी नहीं कि केवल यही चुनाव महत्वपूर्ण है, दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव पहले भी होते आए और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चूंकि ये आम चुनाव के पहले एक लिटमस टेस्ट है, इसकी इसलिए महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए इसकी महत्व ज्यादा इसलिए हो जाता है कि ये जो है जितना कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो 3.5 साल का संघर्ष रहा है उसके बाद का ये चुनाव शायद कुछ कारगर सिद्ध हो। भूपेश की अपनी योजनाओं पे जो 3.5 साल वो जनता को अपना कितना मैसेज दे पाए हैं या कितना नहीं दे पाया है उसका एक टेस्ट भी हो सकता है। तो दोनों ही राजनीतिक प्रयास पार्टियां जो है अपनी पूरी लाजो लश्कर के साथ, अपने पूरे बल के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस चुनाव की ओर फोकस तो करेगी। और ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए जाता है क्योंकि आने वाले समय में जो 1.25 साल 1.5 साल के अंदर है वो आम चुनाव के बिल्कुल पहले ये आखिरी चुनाव आप इसको मान सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव दोनों पार्टी के लिए, दोनों की पार्टी की अपनी विचारधारा के लिए, दरअसल दोनों के अपने पिछले दिनों किसानों के आंदोलन भी हुए थे, आदिवासियों ने भी आंदोलन किया था, क्या उसका फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसका फर्क इस चुनाव के ऊपर पड़ेगा। चुनाव पे फर्क ये रहेगा शायद कि भूपेश की 3.5 साल की जो योजनाएं उनकी रही हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष कितना सार्थक रूप से काम कर पाया, कितना दमखम से काम कर पाया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। विपक्ष के कितने कार्यकर्ताओं में वो अपना संबल भर पाए, कितने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर पाए। टी पुंदेश्वरी जो इधर की प्रभारी रही है वो कितना जोश और कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने किए हैं, ये उसका लिटमस टेस्ट होगा वाकई की। बिल्कुल, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा जरूर अगले दौर की बातचीत में कि क्या जो भाजपा का संगठन है छत्तीसगढ़ में, जो लीडरशिप है उसमें कोई बदलाव है? क्योंकि पुराने लोग हैं, रमन सिंह जी भी पुराने हो गए, उम्र के लिहाज से बीजेपी में जो उम्र का बंधन है उसको पार कर गए। ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें तो ये सब तमाम लीडर हम बात करते हैं, प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल या अमर अग्रवाल की भी हम बात करें, क्या ये सब लोग उस सीमा रेखा के बाहर जा रहे हैं जो भाजपा अपने यहाँ राजनीति के लिए उत्तम मानती है? यानी 50 के कम लोग से कम वालों को वो राजनीति में ज्यादा उचित मानती है। मैं लौटूंगा ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या अगले चुनाव में कुछ नेतृत्व के मामले में कुछ फैसला हो सकता है? सुरेंद्र वर्मा जी, हम नहीं कहते कि ये कोई हार जीत का फैसला अभी से हो जाएगा इस चुनाव से, लेकिन बीजेपी हर चुनाव को बहुत ताकत से लड़ती है। आप जरूर कहेंगे कि भूपेश बघेल राष्ट्रीय क्षितिज पर मुख्यमंत्री के तौर पर छा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी उनकी योजनाएं देश भर में चर्चित है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में भी उनकी योजनाओं पर काफी बातचीत हुई थी, लेकिन अलग बात है कि वहां फैसले अलग तरह से आए। आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव है 12 अप्रैल वाला, ये कुछ कांग्रेस के लिए अभी से कुछ झंझट पैदा करेगा, कुछ चिंता में डालेगा, या ये बहुत आसान मामला है और आप इसको बहुत ही जिसे कहते हैं ना इजीली जीत जाएंगे? आपकी राय? राघवेंद्र जी, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों पर होते हैं। विगत 3 वर्षों का जो अनुभव है, पहला उपचुनाव विधानसभा का हुआ दंतेवाड़ा में, वहां कांग्रेस को लगभग 11,300 से अधिक वोटों से जीत मिली। दूसरा चुनाव चित्रकूट में हुआ, लगभग 17,800 से अधिक वोट से कांग्रेस को लीड मिली। और तीसरा जो मरवाही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेसीसीजे मिलकर साथ में लड़े, वहां पर 36,000 से ज्यादा की लीड से कांग्रेस जीती है। तो लगातार ये देखिए, ये आंकड़े हैं राघवेंद्र जी जो ये बताते हैं कि विगत 3 साल में भूपेश बघेल सरकार की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। जहां तक पंचायत चुनाव की बात हो, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए 27 में से 20 जिला पंचायतों में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार से पहले जो 10 नगर निगमों में चुनाव हुए थे, 10 में 10 में कांग्रेस के प्रत्याशियों को सफलता मिली। विगत दिनों जो नगरीय निकाय के 15 चुनाव हुए थे, 15 में से 14 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता राघवेंद्र जी ये महसूस कर रही है कि जो 15 साल जो वादा खिलाफी हुई, चाहे वो गाय के नाम पर, चाहे प्रत्येक आदिवासी परिवार को नौकरी देने के नाम पर, या ग्राम प्रहरी नियुक्ति की हो, या किसानों से बोनस के नाम पर चुनावी वर्ष को छोड़कर लगातार उनको ठगा गया। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि विगत 3 वर्ष के दौरान 36 में से
26 वादे जो पूरे हुए हैं और बाकी भी कमिटमेंट है भूपेश बघेल सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि 5 साल का जनादेश है, एक एक वादे पर कायम है और सभी वादे पूरे किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये उदाहरण है कि किस प्रकार से काम करने वाली सरकार कैसे होती है और वादा खिलाफी करने वाले कौन लोग थे। तो ये खैरागढ़ का एक और मैं कहना चाहूंगा राघवेंद्र जी, जो खैरागढ़ का इतिहास है, 2 उपचुनाव पूर्व में हुए हैं, दोनों में कांग्रेस को सफलता मिली है और पारंपरिक रूप से खैरागढ़ जो है वो कांग्रेसी सीट है। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की विचारधारा भी कांग्रेस से मेल खाती थी और वो मरवाही चुनाव के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था और तकनीकी कारणों से वो कांग्रेस में नहीं आ पाए थे। लेकिन जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और बी टीम जोगी कांग्रेस के द्वारा रचा गया था, जो अंतागढ़ में बेनकाब हुआ और वो मरवाही में खुलकर सामने आया, उसके बाद जो व्यथित थे स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी, तो खैरागढ़ की जनता जो है कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। ये तय है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिरफुटबल है, यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी महत्व नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से डी पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं, जिस प्रकार से शिव प्रकाश जी के बयान आ रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अपने पुरुषार्थ पर नहीं दूसरों के कहने पर। और देखिए खैरागढ़ की जहां तक बात है, 2,12,000 लगभग मतदाता हैं। लोधी समाज के बाद जो दूसरा वर्ग है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, रामरिचार नेताम जैसे लोगों को बाहर रखा जा रहा है। और इस प्रकार से परहेज क्यों? तो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी तो आपके लिए वर्मा जी अच्छी बात है। अगर बीजेपी की बड़ी लीडरशिप राज्य की बाहर हो रही है चुनाव से, तो ये तो आपके लिए अच्छा संकेत है। राघवेंद्र जी, विपक्ष का मजबूत होना भी आवश्यक है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाए, विपक्ष होने का धर्म निभाए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फील्ड में गायब दिखते हैं, कहीं भी आम जनता के दुख दर्द से इनका कोई सरोकार नहीं है, मैं पूछता हूं, तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अनुराग जी, बीजेपी एक तरह से मैदान के बाहर है, कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। नगर निगम चुनाव में देखिए तो आप साफ हो रहे हैं, उपचुनाव होते तो आप हार जाते हैं। संगठन की जो हालत है वो सबको नजर आ रही है। एक जमाने में संगठन बड़ा मजबूत होता था, लेकिन अब की दुर्दशा ये कि केंद्र को बार बार दखल देना पड़ रहा है। आपके लीडर उम्र दराज हो रहे हैं, उनमें जोश की कमी है और भूपेश बघेल अकेले किला लड़ा रहे हैं और आप उनके सामने एक तरह से हारते जा रहे हैं एक के बाद एक। क्या ये उपचुनाव जीतेंगे? राघवेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले मेरे कांग्रेस प्रवक्ता मित्र सुरेंद्र जी के बयान को अगर आप ध्यान से सुने जी, तो जितना देर वे बोलते रहे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते रहे। मतलब ये साफ स्वयं सिद्ध होता है कि 3 साल में कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और उसके 15 वर्ष के कार्यकाल की बात करते रहे। इन्होंने बातों बातों में एक बात और कह दी कि भारतीय जनता पार्टी जनता के दुख दर्द के साथ नहीं है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी दुख में है और इसलिए ये लगातार, चूंकि कांग्रेस के पास बताने को कुछ है नहीं, इसलिए वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बात कह रही है। अनुराग जी, खैरागढ़ की अगर पुरानी परिस्थितियां देखें, अनुराग जी, आप उपचुनाव तो लगातार हारते गए, नगरीय निकाय के चुनाव हारते गए, नगर निगम नगर पालिका आपसे छिन गई, तो इसका क्या समझे इसका अर्थ? मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पे बात कर रहा था जी। खैरागढ़ उपचुनाव की, अगर खैरागढ़ चुनाव की बात करें, अगर पिछला रिजल्ट आप देखेंगे तो मुख्य मुकाबला देवव्रत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो वर्तमान में भी प्रत्याशी है, कोमल जंगेल जी, मात्र 870 वोटों से हारे थे। और कांग्रेस की तो दुर्दशा इतनी थी कि वो तीसरे नंबर पर थी और भारतीय जनता पार्टी और देवव्रत सिंह जी से आधे वोटों में थी, लगभग 31,000 वोटों पे थी। और इसलिए उनको उस प्रत्याशी को बदलना पड़ा। अगर 3 साल में ये भूपेश बघेल के चेहरे पे लड़ते, अगर कांग्रेस की प्रगति और कांग्रेस के विकास के चेहरे पर लड़ते, तो उसी प्रत्याशी को रखते। प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये स्वयं सिद्ध बताता है कि कांग्रेस जानती है कि वहां उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ये बार बार देवव्रत सिंह जी की दुहाई दे रहे हैं। अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहिए तो उनके परिवार के लोग टिकट मांग रहे थे, ये दिए क्यों नहीं? लगातार धोखा ये करते रहे। और मैं कहता हूं 3 साल हो गया, अब जनता सवाल पूछेगी और जनता सवाल पूछना चालू कर दी है। इसका एक उदाहरण अभी कुछ दिनों पहले 4 राज्यों के चुनाव में आया, जब भूपेश बघेल जी पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा का बिगुल लेकर घूमते रहे। जब भी वो उत्तर प्रदेश से लौट कर आते थे, वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल लोगों के सर चिढ़कर बैठ रहा है, आश्चर्यजनक परिणाम आएगा, देखिएगा उत्तर प्रदेश में।
कांग्रेस के लिए तो सचमुच आश्चर्यजनक परिणाम रहा होगा, क्योंकि वो 2 सीट पे सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं रहा, क्योंकि वो जानती थी कि कांग्रेस का वहां वही हश्र होना है। और इनके प्रभारी पीएल पुनिया जी के बेटे शायद जमानत तक नहीं बचा पाए अपने क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। अब जनता पूछेगी राघवेंद्र जी कि ये शराबबंदी हुई क्या? जनता पूछेगी कि ये प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र से पैसे आ रहे हैं हम तक पहुंच क्यों नहीं रहे? शराबबंदी की बात करने के बजाय घर घर शराब पहुंचाने की बात जनता पूछेगी। संपत्ति कर आधा करने की बात करके यूजर चार्ज के नाम पे संपत्ति आप ज्यादा ले रहे हैं, संपत्ति कर ले रहे हैं, वो भी जनता पूछेगी। अब समय बदलाव का है, ये बयार है बदलाव की। अब वहां के परिस्थितियों की बात करें, ये अभी जो कुछ दिन पहले नगर निगम चुनाव हुए थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट 10 सीटों में 20 में से 10 वार्डों में जीत चुकी थी। 11वें वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी विजय थी, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक दादागिरी करके उस सीट को प्रशासनिक तरीके से जीतकर अपने पाले में किया और हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर एफआईआर दर्ज की। वहां की तात्कालिक परिस्थितियां देखिए, 4 जिला पंचायत में से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 कांग्रेस के पास है। नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव के अगर कुल वोटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी आगे है। अब समय आ गया है कि भारतीय जनता वहां के छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से उनके 3 साल के किए कार्यों को पूछेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसलिए मंडल स्तर पर सारे वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, बूथ स्तर पर युवा मोर्चा है, माताओं के बीच महिला मोर्चा है। मतलब समग्र भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है और विजय से प्राप्त करेगी और जनता की सेवा को तत्पर होगी, यह निश्चय है। पूछता हूं उचित शर्मा जी, बीजेपी तो हमेशा ही हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और ये अकेला मामला नहीं है छत्तीसगढ़ का, पूरे देश में हर पार्टी का अपना एक कैरेक्टर होता है। बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, तो ये जो चीजें हैं कोई नई बातें नहीं है, लेकिन लगातार नगरीय निकाय चुनाव हार जाना, फिर उपचुनाव को हार जाना। लेकिन जो बात अभी अनुराग जी कह रहे थे कि ये सीट वैसे भी कांग्रेस की नहीं थी, कांग्रेस बेवजह से देवव्रत जी की दुहाई दे रही है, वहां तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। असली मुकाबला तो भाजपा और देवव्रत जी के बीच था। क्या इस बार सच में कांग्रेस मुकाबले में है या बीजेपी बढ़त बनाए हुए, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए चित्रकूट या आप जो देख रहे हैं कि बारवाही जो सीट थी वो सीट भी कांग्रेस के पास नहीं थी। मारवाही में भी काफी पिछड़ी हुई थी कांग्रेस, लेकिन मारवाही में भी वो विजयी होके आई। लेकिन जहां तक ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस के बीच में बहुत मार्जिनल मार्जिन थी, ये बात सत्य है, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस थी। लेकिन फिलहाल जो आज की स्थिति है और 3.5 साल के भूपेश के जो कार्यकाल की स्थिति है, इन सब चीजों का अगर हम आकलन करें, इन सब चीजों पे हम अगर देखें तो सत्ता में जो पार्टी है वो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी किसी भी तरीके से कमजोर आप उसको आंक सकते हैं। वर्तमान जो स्थिति है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वो मध्य प्रदेश के सीएम को वहां बुला रही है, वो ओबीसी वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रहलाद पटेल लोधी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे आ रहे हैं, राजघराने के सिंधिया परिवार वहां के साथ आ रहे हैं, आदिवासी समुदाय के बड़े लोग आ रहे हैं। तो नो डाउट की भारतीय जनता पार्टी इस फन में, इस चुनाव के फन में, इस चुनाव की कला में कांग्रेस से बेहतर है। लेकिन ये जो चूंकि ये भी एक पुराना इतिहास रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस सभी चुनाव जीतते आ रही है, वो बहुत से गैप को भी उन्होंने पाटा और चुनाव जीत के भी आए हैं। 35-35 हजार के बारवाही में गैप को उन्होंने पाट के ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष का पड़ला थोड़ा सा अपर हैंड पे रहेगा इस खैरागढ़ चुनाव में। बिल्कुल। सुरेंद्र वर्मा जी, अपर हैंड पर तो आप हैं क्योंकि आप सरकार में हैं, अपर हैंड पर इसलिए भी है क्योंकि भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं, अपर हैंड पर इसलिए भी है क्योंकि देवव्रत जी की मृत्यु के बाद आप उनकी जो मृत्यु हुई है उसको अच्छे से अपने पाले में बना सकते हैं, कैश कर सकते हैं, इसलिए आप अच्छे। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि आप वहां तीसरे नंबर पर थे। उस तीसरे नंबर पर क्यों थे, अब आप 1 नंबर पर कैसे आ जाएंगे? अगर कोई आपके पास मुद्दे हो तो जरूर बताएं। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से माननीय देवव्रत सिंह जी की बात कर रहे थे अनुराग जी, देवव्रत जी ने आजीवन कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा का पालन करते हुए राजनीति की, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और जिस दिन उनको पता चला, जब इनके षड्यंत्र मरवाही में उजागर हुए, तो तत्काल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को आड़े हाथ लिया। जिस प्रकार से अनुराग जी, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस जो है पहले भी पूर्व अनुभव जो रहे तीनों उपचुनाव के विधानसभा के, उसमें बड़ी खाई को पाटकर 36,000 की लीड, ये रिकॉर्ड है
राघवेंद्र जी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अनुराग जी भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि स्थानीय निकाय चुनाव है, चाहे पंचायत या नगरीय निकाय का, उसमें भाजपा को ज्यादा वोट मिले। मैं आपको बता दूं कि 17% का मार्जिन था विधानसभा चुनाव के टाइम, तो फर्क जो है केवल 10% का था, वो बढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव में 17% तक पहुंच गया। और रमन सिंह, सरोज पांडे और अजय चंद्राकर जैसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वार्ड में भी चुनाव हुए और उनका सफाया हो गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट बढ़ रहे हैं। तो ये उसी प्रकार की बात हुई जैसा दावा इन्होंने विधानसभा चुनाव 2018 के समय किया था, 57 लाख मिस कॉल कार्यकर्ता होने का, वोट 40 लाख भी नहीं मिले। तो इनके तो कार्यकर्ता ही इनको वोट नहीं देते, या ये बताएं कि वो फर्जीवाड़ा है। तो हमने तो राघवेंद्र जी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा, अपने कार्यों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। वर्मा जी, एक बात है कि तीसरे क्रम पर जब तो आपकी हवा थी पिछले चुनाव में, कांग्रेस जबरदस्त जीती है, बीजेपी को साफ कर दिया है, इसके बाद भी आप यहां तीसरे नंबर पर कैसे आ गए थे? राघवेंद्र जी, जो लगभग 50,000 वोट मिले थे स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को, उसके साथ साथ लगभग 32,000 वोट जो मिले थे कोमल जंघेल को, कांग्रेस प्रत्याशी को, तो ये दोनों जो है वो कांग्रेसी विचारधारा के वोट थे। और जो बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 48,000 वोट मिले थे, उसकी तुलना में ये दोनों अगर वोट आप मिलाए तो वो लगभग 80,000 होता है। तो ये जो देवव्रत सिंह जी की, मैंने पहले भी कहा, वो जीवन भर संघर्ष किए कांग्रेसी विचारधारा को लेकर, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और जो कांग्रेस पार्टी को जो 32,000 वोट मिले थे और 50,000 वोट जो देवव्रत सिंह जी को के थे, निश्चित रूप से वो कांग्रेस विचारधारा के वोट थे। अग्रवाल जी, देवव्रत जी और कांग्रेस को अगर मिलाते हैं तो आप बहुत पीछे हैं, उनके वोटों को मिला लेते हैं, तो फिर आपको ये वहम कैसे हो गया कि कांग्रेस पीछे है? कांग्रेस तो वो कह रहे हैं कि दोनों के वोट मिलाएंगे तो हम तो बहुत आगे निकल गए आपसे, क्योंकि देवव्रत जी को वो कांग्रेस ही मान रहे हैं। अलग बात है कि वो उनके प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े थे इलेक्शन। जी, अब राघवेंद्र जी, ऐसी हास्यास्पद बात का उत्तर क्या दूं? अगर ये तो देवव्रत जी के वोटों को गिन रहे हैं, अपने वोटों को गिन रहे हैं और सारे वोटों को गिन रहे हैं, पूरा प्रदेश इनका है भाई। और जो हमारे उचित शर्मा जी का है वो सही है कि शासन इनका है, तो प्रशासनिक स्तर पर ये ऊपर हैं और प्रशासनिक दादागिरी करके जो चाहे वो प्रयास कर सकते हैं। इतने ही देवव्रत जी इनको प्यार करते थे, इतने ही देवव्रत जी इनको प्यारे थे, तो आखिर उनको टिकट इन्होंने दिया क्यों? उनके खिलाफ लड़े और आपने स्वयं कहा कि उस समय कांग्रेस की एक लहर चल रही थी, उसके बावजूद भी ये तीसरे नंबर पर रहे। 60,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को, देवव्रत जी को, और इनको 31,000 वोट। ये जमीनी हकीकत से कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता दूर है। ये जो भी बड़ा व्याकुल होकर कह रहे थे कि 17% का अंतर आया। चुनाव हो रहा है खैरागढ़ में, खैरागढ़ की जमीनी स्थिति देखिए, 11 सीट 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जीती थी, 11वीं सीट पे भी जीत चुकी थी। आपने आपके प्रशासनिक जादूगरी से एक वोट से पीछे रही। और अगर ओवरऑल वोट की बात करें तो आज भी खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे है, चाहे जिला पंचायत की बात करें, चाहे नगरीय निकाय की बात करें। मुझे आपकी एक बात पर थोड़ा सा ऐतराज है, आप उसको माने चाहे ना माने, हार जाते हैं तो अपन ये आरोप क्यों लगाते कि प्रशासनिक मशीनरी, वो तो फिर ये आरोप जहां जहां विपक्ष होता है वहां आप पर भी लगते हैं आरोप। तो मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं है कि प्रशासनिक इस्तेमाल करके हमको हरा दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार में तो कांग्रेस ही आरोप लगाएगी, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी आप चाहें तो ये आरोप लगा सकते हैं। जी नहीं, मैं तो तथ्य रख सकता हूं, आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, मैं तो तथ्य रख रहा हूं। गौरेला, पिंडरा, मरवाही के जो एसडीओपी, एसडीएम और डीएफओ थे, आज जाके खैरागढ़ में उनकी नियुक्तियां हुई हैं, क्यों हुई हैं ये जवाब दें। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी तो सवाल पूछे जाएंगे इनके 3 वर्ष के कार्यकाल के, इनको जवाब देना है। फिर वही मैं कह रहा हूं, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी की बात हो। अभी एक बड़ा झूठ माननीय सुरेंद्र जी ने कहा कि हमने 36 में से कुल 29 वादे पूरे कर दिए हैं। देखिए, यही झूठ इन्होंने अभिभाषण में राज्यपाल महोदया से भी बुलवाया था, लेकिन विधानसभा में जब प्रश्न लगाया गया धर्मलाल कौशिक जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट लिखित उत्तर दिया है कि 36 में से 19 वादे पूरे हो गए हैं और बाकी वादे कब पूरा करेंगे हम बता नहीं पाते। समय की कमी है इनके बातों में है। अनुराग जी, समय की कमी है। लगवाया कि 5 लाख नौकरियां हमें दिए हैं, लेकिन ये विधानसभा में उत्तर देते मात्र 21,000 अनुराग जी, आपका महत्वपूर्ण सवाल है। जाल जो इन्होंने फैलाया है अनुराग जी, जाल खत्म हो जाएगा और जनता इनको मेरी बात सुनिए, वास्तविक स्थिति बता देगी। मेरी बात सुन लीजिए, समय खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका सवाल महत्वपूर्ण है। वर्मा जी,
30 सेकंड में उत्तर दीजिए कि आपने जो बयान दिया था कि 29 हमने वादे पूरे कर दिए हैं, शेष करेंगे, जबकि बाद में 19 हो गए। इस पर आपकी बहुत संक्षेप में आया 10-20 सेकंड में। राघवेंद्र जी जो बात कर रहे हैं अनुराग जी, 19 वादे पूरे होने का निश्चित रूप से विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आया था 1.5 साल पहले। आज की परिस्थिति में मैं गिना दूं, सुन लीजिए। अब ये समय नहीं है अनुराग जी। अनुराग जी, मैंने आपके सवाल का उत्तर ले रहा हूं, आप सही करें। कर्ज माफी हो चाहे जी बोलिए। सुन लीजिए, गिन लीजिए, मैं 15 सेकंड के अंदर गिना दूं 26 वादे। कर्ज माफी हमारा वादा था, 2500 रुपए समर्थन मूल्य वादा था। तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य 25,000 ये ऐसे बात नहीं होगी। अनुराग जी सुन लीजिए, समय खत्म हो गया। चलिए, आप उत्तर सुनना नहीं चाहते तो मैं इस चर्चा को नहीं रोक रहा हूँ। उचित शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा आखिरी दौर में अच्छे मोड़ पर थी, लेकिन अनुराग जी के सवाल का उत्तर वर्मा जी दे रहे थे। चूंकि बहस ज्यादा तीखी हो रही थी, इसलिए इस चर्चा को ही रोकना पड़ रहा है। तो गौहार छत्तीसगढ़ में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये बात तय है कि 12 अप्रैल का जो चुनाव है खैरागढ़ का, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक दिशा देने वाला होगा। गौहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।